नमस्कार मित्रों, स्वागत है देवताल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए 13/2/2023 को जो सामाजिक अध्ययन विषय का जो पेपर हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूँ साथियों। और साथ ही सामाजिक अध्ययन विषय की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी के साथ अपन इसकी शुरुआत करते हैं। अब तक जितने भी सामाजिक विज्ञान विषय के जो पेपर हुए हैं उनको पहले अपन देखेंगे आंसर सहित, उसके बाद साथियों अपन लोक प्रशासन से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी अपने इससे जुड़ पाएँ और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट सामाजिक अध्ययन की तैयारी निःशुल्क कर पाए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो साथियों, इसके अंदर है झालावाड़, राजसमंद, भरतपुर और टोंक। तो साथियों, सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त करता है वो करता है साथियों झालावाड़। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अधिकांशतः है। 4 ऑप्शन है, जिप्सी पेरिस मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल लोम मृदा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल लोम मृदा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसीसी सीमेंट की एक सीमेंट इकाई है, एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है। तो साथियों, ये जो सीमेंट इकाई है ये है लाखेरी के अंदर, जो लाखेरी बूंदी में है। 1912 में इस कारखाने की स्थापना हुई थी। उसके बाद साथियों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के जो बीच अंतर है वो लगभग था। तो साथियों, ये अंतर कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 27%। अगला प्रश्न है, खर्च योग्य आय होती है। तो साथियों, खर्च योग्य आय कौन सी होती है? इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपयोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो साथियों, खर्च योग्य आय वह होती है जिसका उपयोग अपन खर्च के रूप में, बचत के रूप में, दोनों में उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, उपभोग फलन दर्शाता है। तो साथियों, उपभोग फलन क्या दर्शाता है? उपभोग फलन दर्शाता है उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को। अगला प्रश्न है, बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। तो साथियों, बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रतिमाह से अधिक हो। अगला प्रश्न है 8वां, जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहने पर। तो अन्य बातें यथावत रहने पर साथियों क्या होगा? पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पूर्ति वक्र है वो किस दिशा में विवर्तित होगा? बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। 9वां प्रश्न, एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थापन हो, यानी एक ऐसी वस्तु जिसकी अनेक निकट की जो प्रतिस्थापन होती हो उसका सही आंसर क्या होगा साथियों? उसकी अत्यधिक लोचदार मांग होती है। पहला सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं 10वें प्रश्न पर। एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपयोग नहीं करेगा। एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपयोग नहीं करेगा यदि इसकी, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज़्यादा हो तो इसे कहा जाता है। तो साथियों, इसको कहा जाता है सरकारी बजट घाटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा M1 मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? तो साथियों, इसके अंदर जो सावादी जो जमा है ये M1 मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है, जबकि पेपर करेंसी,
सिक्के और चेक जारी करने तथा डेबिट करने योग्य खाते एवं मुद्रा का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है, जब मुद्रा गुणक 5 होगा, जब क्या होगा साथियों, तो तब नगद कोष अनुपात साथियों 20% होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। तो साथियों केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। अगला प्रश्न 15 है, प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह क्या कहलाता है साथियों, तो सर्वाधिक जो बार आता है साथियों उसको कहते हैं बहुलक। अगला प्रश्न है साथियों, 13 संख्याओं का समानांतर माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा, तो साथियों इसका नया समांतर माध्य हो जाएगा 27। अगला है, यदि बहुलक तथा माध्य क्रमशः 30 तथा 35 दिए हुए हैं तो मध्य का ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 33.33। उसके बाद में है 18वां प्रश्न, भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक PQLI निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई एक अवधारणा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा MD मॉरिस। तो साथियों ये जो भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक है ये MD मॉरिस के द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां, कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो साथियों किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी साथियों 2015 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार पूछते हैं। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो साथियों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। तो साथियों ये जो संधारणीय विकास लक्ष्य हैं ये अपनाए गए थे 2015 के अंतर्गत। इसके अंदर 17 लक्ष्य थे साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर था उस समय वो था 12वां स्थान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण जो लेखांकन है इसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है। 24वां है, निम्नलिखित में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो साथियों ये प्रतिपादित किया गया था रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पे 25वें पे, निम्न में से कौन से सतह के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया। तो साथियों 3 प्रकार की मैक्स वेबर ने सतह बताई थी, विवेक सम्मत या कानूनी या विधिक सतह, परंपरागत सतह और करिश्माई सतह। तो साथियों इसके अंदर संवैधानिक सतह मैक्स वेबर ने नहीं बताई थी, सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए इसको सुमेलित करना है। तो साथियों इसको अपन सुमेलित करेंगे ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है। तो साथियों ऑन लिबर्टी पुस्तक अपने ये हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। तो साथियों जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। उसके बाद में टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो साथियों ये पुस्तक है इजाया बर्लिन की। उसके बाद अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, तो साथियों ये पुस्तक है रॉबर्ट नोजिक की। और उसके बाद में द रोड टू स्पर्डम, तो साथियों ये पुस्तक है F.A. हैक की। तो मिलान वाला प्रश्न है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? तो साथियों इसके अंदर जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्थाओं का अध्ययन। तो साथियों इसमें संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि अनुभविक अध्ययन होता है, तथ्यों पर आधारित होता है और व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचारक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ का लेखक है? तो साथियों ये किताब किसकी है? तो ये किताब है साथियों हेरोल्ड लासवेल की। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को, तो संविधान को क्या करते हैं साथियों? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो साथियों 29वें का सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में संघवाद के संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया? यानी जो संघवाद था उसको संविधान का मूल ढांचा कौन से वाद में घोषित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994। इस विवाद के अंदर संघवाद को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो साथियों इनमें से राष्ट्रपति पर कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये इस प्रक्रिया का भाग नहीं है, जबकि संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, महाभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन के लिए सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। साथ ही महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। 32वां है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो साथियों संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये 11वीं अनुसूची में शामिल विषय नहीं है। इसके अंदर जो अग्निशमन सेवाएं हैं ये संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और परिवार कल्याण ये तीनों ही साथियों 11वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद चलते हैं 33वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति देता है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 2, अनुच्छेद 16(4). उसके बाद अगला प्रश्न है, 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायत देने के लिए जो कहा गया था, जो नीति आई थी, उस नीति का क्या नाम था साथियों? वो जो नीति दी गई थी वो उसको कहते हैं गुजराल सिद्धांत। यानी एक तरफा रियायतें पड़ोसी देशों को देने के लिए गुजराल सिद्धांत आया था 1990 के दशक में। उसके बाद साथियों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 35वां, निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है। तो साथियों नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, वो उनके लिए एक नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ये सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि ये राज्य पर उत्तरदायित्व डालते, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो साथियों इन्हें आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, जबकि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन, 1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा की थी? यानी 1962 में भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में पहली बार भारत के कौन से प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पे गए थे? तो साथियों राजीव गांधी पहली बार चीन की यात्रा पर गए थे युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है 37वां, निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों पंचशील में 5 सिद्धांत होते हैं
उनमें से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है, विवाद इसमें नहीं माने जाते, जबकि अनाक्रमण, हस्तक्षेप, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान, ये सब पंचशील के सिद्धांत माने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुण निरपेक्षता की नीति में ये रखे गए थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? यानी जो वीटो पावर की जो शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों को मिली हुई है, तो प्रथम बार किस प्रश्न पर यह किया गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी के संबंध में। अगला प्रश्न है साथियों, 39वां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस नियम को कहते हैं महाशक्ति मेतके। क्या कहते हैं इसको? महाशक्ति मेतके। ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, 40वें पे, न्यासीता परिषद ने किस दिनांक से अपने कार्य स्थगित कर दिए? तो साथियों इसने अपने कार्य स्थगित कर दिए थे 1 नवंबर 1994 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 41वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले टिग्वेली आए थे, उसके बाद डेग हैमरशोल्ड, फिर यूथॉन, फिर कुर्द वाल्डीम। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आगे बढ़ते 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? तो साथियों इससे संबंधित जो कथन नहीं है उसका सही उत्तर हो जाएगा यह विकसित देशों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। नहीं साथियों, ये विकासशील और अर्ध विकसित देशों की सहायता के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी के अंदर है और समय के क्रम में विश्व बैंक पुनर्निर्माण से विकास की ओर केंद्रित हुआ है। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? तो साथियों किसे सम्मिलित किया जाएगा? ये सम्मिलित किया जाएगा साथियों अंतःक्रिया प्रतिमान को। किसको सम्मिलित किया जाएगा साथियों? अंतःक्रिया प्रतिमान को। अगला प्रश्न है 44वां, निम्न में से कौन सा पद एलेक्स इंकल्स ने हार्ट एज सोशियोलॉजी में नहीं बताया? तो साथ ही उसने कौन सा नहीं बताया था? संरचनात्मक। उन्होंने 3 बताए थे, ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है 45वां, दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग है, इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो साथियों दुर्किम के अनुसार इसमें से कौन सा भाग नहीं है? इसमें भाग नहीं है सामाजिक स्थितिकी, जबकि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाज शास्त्र तीनों इसके भाग है दुर्किम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों, समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, तो ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है मैकआइवर का, यानी समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त प्रशस्ति के निर्धारण का आधार नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक सत्ता प्रदत्त प्रशस्ति के निर्धारण का आधार नहीं है। अगला 48वां, निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो साथियों प्राथमिक समूह की इनमें से विशेषता नहीं है सीमित संचार, जबकि शारीरिक समीपे, छोटा आकार, स्थिरता ये सभी इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न 49वां, अगस्त कॉन्ट ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों का उल्लेख किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों उनमें से कौन सा नहीं है? साधक। तो इसमें से आध्यात्मिक, धार्मिक, साक्ष्यवादी यानी प्रत्येक से तीनों है। साथियों प्रश्नों को देखने से पता चल रहा है कि किसी चीज़ के जो प्रकार हैं उन्हें के आपको पूरे के पूरे याद करने पड़ेंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। और ये जो पेपर है बताने का यही उद्देश्य है कि जब अपन अपना जो तैयारी को शुरुआत करेंगे लोक प्रशासन से, ताकि हमें ध्यान रहे कहाँ से कैसा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो साथियों
जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा जजमानी संबंध। ये जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये जाति में बांध के रखता है। अगला प्रश्न है, अवकाश वर्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो साथियों, अवकाश वर्ग का सिद्धांत दिया था टोनी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोफेसर घूरिये के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रंग से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में जाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति सहस्त्रण का आधार अनुष्ठानिक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद में 54 नंबर जो प्रश्न है, निर्धनता का प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। तो साथियों, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों कार्ल मार्क्स का। 55वां है, टी.के. ओमन ने सांप्रदायिकता के इनमें से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया? तो साथियों, किसका उल्लेख नहीं किया? सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टतावादी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी एक भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? तो साथियों, कौन सी नहीं थी? इसके अंदर है प्रजातंत्रवाद, ये एक समस्या नहीं है। उसके बाद में 57वां प्रश्न, इनमें से किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एड्स की समस्या। अगला प्रश्न है 58वां, के.एम. कपाड़िया ने निम्न में से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोक्ष हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं, जबकि प्रजा धर्म रति है तीनों इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है साथियों 59वां, जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर निवास नहीं करते और स्वयं का नया घर बसाकर रहते हैं, तो ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं? तो साथियों, ऐसे परिवारों को कहते हैं नवस्थानीय परिवार। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? तो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आश्रम में घर को त्याग कर जंगल में तपस्या में जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम। आगे बढ़ते साथियों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके जो लेखक है वो हैं, इस पुस्तक के लेखक है ड्वाइट वाल्डो। साथियों, जो वो तपस्या घर त्याग कर जाते हैं, उसके अंदर जो 61वां प्रश्न है उसके अंदर सही आंसर साथियों वानप्रस्थ हो जाएगा, ब्रह्मचर्य गलत है साथियों। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है साथियों? तो ये कथन है साथियों एल.डी. वाइट का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों, नवीन लोक प्रशासन का इनमें से उद्देश्य नहीं है नैतिकता, जबकि मूल्य परिवर्तन, प्रासंगिकता, ये सभी नवीन लोक प्रशासन के उद्देश्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि पोस्ट कोर के अंतर्गत नहीं आती है? तो POSDCORB पोस्ट कोर। तो साथियों, इसके अंदर नीति बनाना, समन्वय करना, रिपोर्ट बनाना। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके अंदर नीति बनाना इसके अंदर नहीं आता है, योजना बनाना आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक F.W. टेलर से संबंधित नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है 67वां, निम्न में से किसी व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? तो साथियों, व्यवहारवाद का जनक मानते डेविड स्टर्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक ने संगठन में गैंग प्लांक की अवधारणा का विकास किया? तो साथियों, गैंग प्लांक की अवधारणा का विकास किया था हेनरी फ्योल ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फीडबैक, प्रतिक्रिया इससे संबंधित नहीं है। अगला 70वां है, इनमें से कौन सा एक मेरी पार्कर फोलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान से नेतृत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
71वां, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? तो साथियों संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम हो जाएगा इसके अंदर संप्रेषक, संदेश, माध्यम, संवाद, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया। इधर देख सकते हैं सेंडर, मैसेज, मीडियम, माध्यम, रिसीवर और फीडबैक। अगला प्रश्न है साथियों 72वां, निम्न में से कौन सा एक फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? तो साथियों इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल नहीं है साथियों कार्य वातावरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उप मुख्यमंत्री का पद समाप्त किया जाए, जबकि मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्मिक विभाग स्थापित किया जाए, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाए। ये तीनों इसके अंदर सिफारिशें की गई थी। अगला है 74वां, भारत की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं रिपोर्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों 75वां, भारत की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो साथियों उसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एम वीरप्पा मोइली। उसके बाद है 76वां क्वेश्चन, भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था को स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों 78वां, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर होते हैं 8 सदस्य। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? तो साथियों से कब अधिनियमित किया गया था? इसको किया गया था 15 जून 2005 को। उसके बाद वेदों को कहा जाता है? तो साथियों वेदों को कहते हैं श्रुति। उसके बाद वेदों का भाग नहीं माने गया? तो साथियों वेदों का भाग नहीं माने गए धर्मसूत्र, यानी मंत्र, आरण्यक और ब्राह्मणी तीनों में वेदों के 3 भाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, तत्त्वमसि का अभिप्राय ये है। तो तत्त्वमसि का जो अभिप्राय होगा वो है साथियों आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। उसके बाद अगला है भगवत गीता का नीति शास्त्र मूलतः है। तो साथियों भगवत गीता का जो नीति शास्त्र है वो है प्रयोजनवादी। अगला है भगवत गीता सम्मत आदर्श है। तो 84वां का सही आंसर हो जाएगा साथियों स्थित प्रज्ञ, यानी जो सम विषम लाभ हानि सुख दुख में जो विचलित नहीं होता है साथियों उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अगला प्रश्न है जैन शास्त्रवाद सिद्धांत के अनुसार क्या होता है साथियों? तो इसके अंदर साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों 86वां प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा है। तो साथियों कर्मों का जीव से आबद्ध होना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर जो होगा 2, कर्मों का जीव से आबद्ध होना निर्जरा कहलाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के 4 आर्षत्यों में शामिल नहीं है। तो साथियों इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा दुख अकारण। साथियों 4 आर्षत्य हैं, दुख निवारण मार्ग और दुख निरोध संभव, ये तीनों इसके अंदर सही है, जबकि दुख अकारण होता है, दुख का कुछ न कुछ कारण होता है साथियों। अगला जो प्रश्न है गांधी जी द्वारा रचित हिंद स्वराज है। तो साथियों उनके जो सामाजिक और राजनीतिक विचार थे उनकी प्रस्तुति इसके अंदर गांधी जी द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है साथियों गांधी जी का विश्वास था। तो साथियों गांधी जी का किसमें विश्वास था? साधे और साधनों की पवित्रता में, यानी साधे यानी लक्ष्य और उसको प्राप्त करने के साधन दोनों पवित्र होने चाहिए साथियों। उसके बाद जो 90वां क्वेश्चन है सुकरात के अनुसार। तो सुकरात के अनुसार क्या सत्य है साथियों? ज्ञान ही सद्गुण और सद्गुणी ज्ञान है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुकरात के नीति शास्त्र का उपयुक्तम लक्षण है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सद्गुण नीति शास्त्र। उसके बाद में 92वां डेकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। तो साथियों किसकी व्याख्या करता है? ये करता है मानस और शरीर के संबंध की।
आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद जो 93वां क्वेश्चन है, स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार, तो स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार साथियों सुख ही नैतिकता का मानदंड है, सुख ही नैतिकता का मानदंड है। आगे 94वां, कांट के अनुसार नैतिक नियम है, तो साथियों कांट के अनुसार नैतिक नियम एक निरपेक्ष आदेश है, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 95वां, कांट बल नहीं देता, तो साथियों कांट किस पर बल नहीं देता, कांट कर्मों के परिणाम पर बल नहीं देता, चौथा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 96वां, दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है, तो साथियों स्वयं के भले के लिए दिया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। अगला है 97वां, सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय के संदर्भ में इनमें से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन, जबकि मानवीय संबंध, समकालीन समाज का अध्ययन, जीने की कला, ये सब इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की जो श्रेणियां हैं उनको श्रेणीबद्ध क्रम में इनमें से कौन सा सही है साथियों, तो इसके अंदर पहला सही है ज्ञान होता है, फिर अवबोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर ये मूल्यांकन सबसे अंत में, सही उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 99वां, नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ इनमें से किस प्रकार के सहसंबंध दर्शाता है, तो नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ किस प्रकार के सहसंबंध दर्शाता है साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थीय सहसंबंध। आगे बढ़ते हैं साथियों, अन्य विद्यालयी विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का लाभ है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और डी, यानी इसके अंदर विषयों, विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है, साथ ही छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करता है, साथ ही छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है, पाठ्यचर्या के बाहर को ये नहीं बढ़ा था, ए, बी, डी सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है 101, परियोजना विधि को विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था साथियों, इसको परियोजना विधि को विकसित किया था विलियम W.H. किलपैट्रिक ने। अगला है 102वां, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं में मानसिक योग्यता और वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करने में सहायक है, तो साथियों कौन सी विधि सहायक है, इसके अंदर सही उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान विधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना और समस्या समाधान का विकास करने वाली शिक्षण पद्धति है, तो साथियों ये कौन सी शिक्षण पद्धति है, ये है साथियों मस्तिष्क उद्वेलन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य एवं दृश्य दोनों प्रकार की हैं, तो साथियों श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूरदर्शन। दूरदर्शन पे अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला प्रश्न है 105, एडगर डेल के अनुसार अनुभव संघों का आधार दर्शाता है, तो आधार क्या दर्शाता है साथियों, उसका आधार दर्शाता है प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को। अगला प्रश्न है, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, प्रतिमान मॉडल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रारूप 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में किस तरह कार्य करता है, किस तरह कार्य करता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, सुगमकर्ता की तरह। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, CV गुड के अनुसार इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, तो साथियों CV गुड ने जो पाठ्यक्रम के प्रकार बताए हैं उसके अंदर दक्षता केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है, जबकि विषय केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है, सह संबंधित पाठ्यक्रम भी है। उसके बाद 109वां, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का निर्माण का सिद्धांत नहीं है, तो साथियों पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है सामाजिक विज्ञान में, पृथक्करण का सिद्धांत, जब अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी है, लचीलेपन का सिद्धांत भी है, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों, 110वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से पाठ्य योजना के हर्बर्टीय उपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिए, यानी जो हर्बर्ट की पंचपदी आई थी उनका सही क्रम हमें यहाँ पे देखना है।
तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर संबंध, फिर सामान्यकरण, फिर अनुप्रयोग। 3 सही उत्तर हो जाएगा साथियों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 111वां, निम्न में से कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य योजनाएं। साथियों वास्तविक कार्य योजनाएं पाठ योजना, लेसन प्लान। 112वां है, मॉरिसन द्वारा दिए गए इकाई उपागम में निम्न में से कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है। तो साथियों कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है, इसके अंदर विशिष्टीकरण सम्मिलित नहीं है। अगला है संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो कब किया जाता है साथियों, ये किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। 114वां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो साथियों वो जो अच्छा परीक्षण होगा वो कभी भी व्यक्ति निष्ठता या विषय निष्ठता नहीं होगा, जबकि उसमें विश्वसनीयता होगी, वैधता होगी, विभेदीकरण भी उसके अंदर पाया जाएगा। 115वां है, निम्न में से कौन सी निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकन की व्यक्ति निष्ठता। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं। तो साथियों वो अवसर किस में ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, सारगोन युगी ने सुमेरिया अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है साथियों मेलुहा। और ये आपको कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब में भी ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा साथियों। अगला है 118वां, ऋग्वेद काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता कहा गया है। साथियों जो युद्ध का देवता है वो कहते हैं इंद्र को। अगला प्रश्न है 119वां, कार्य कारणवाद की बौद्ध अवधारणा कहलाती है। तो साथियों कहलाती है प्रतीत समुत्पाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, मौर्य प्रशासन में निम्न में से कौन सा अधिकारी भूमि की माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करता था। तो साथियों वो कौन सा अधिकारी था, वो था साथियों रज्जुक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशालतम चैत्य है। तो साथियों जो विशालतम चैत्य की अगर अपन बात करें तो वह कार्ले की गुफाएं। अगला प्रश्न है 122वां, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए कुछ विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सत्य हैं, यानी कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, सही बात है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, सही बात है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया, ये भी सही है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं साथियों, वराहमिहिर की जो व्रत संहिता की रचना हुई थी वो कौन सी शताब्दी में हुई थी। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुष्टि मार्ग का संस्थापक था। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है 125वां, कश्फ अल मजहू पुस्तक का लेखक कौन है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल खुजवीरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों, मुगल शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत कौन सी थी। तो साथियों अकबर के समय जो पहली इमारत बनी थी उसका नाम है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न, शिवाजी ने निम्न में से किस मराठा प्रमुख से जावली पर विजय प्राप्त की। तो साथियों किस मराठा प्रमुख हो रहा था शिवाजी ने, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रराव मौर्य को। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया। तो साथियों वहां पर किसने किया था, अमर सिंह ने। अगला प्रश्न है साथियों, 1890 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो साथियों 6ठे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। अगला प्रश्न है 130वां, 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया। तो साथियों किसने समाप्त किया था, ये किया था एनी बिसेंट ने। चलते साथियों अगले प्रश्न पर, असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों जो विशेष सत्र हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धारासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों ये नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है 133वां, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
ताम्रलिप्त जातीय सरकार का नेता कौन बना था? तो साथियों कौन था ये नेता? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीश चंद्र सामंता। सतीश चंद्र सामंता। अगला प्रश्न है 134वां। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया था? तो साथियों ये किसने नियुक्त किया था? ये किया था द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है 135वां। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था? तो साथियों किसके प्रस्ताव पर जारी किया गया था? ये किया था साथियों लफायत के प्रस्ताव पर। अगला प्रश्न है शीत अयनांक को 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। ये इसका आपतन कोण हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोर मेंटल सीमा के साथ मेल खाता है, तो क्या मेल खाता है साथियों? इसके साथ मेल खाता है गुटेनबर्ग असंतता। उसके बाद 138वां। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है। साथियों सिकुड़ नहीं रहा है, जबकि अटलांटिक सागर चौड़ा हो रहा है, प्रशांत सिकुड़ रहा है। चुंबकीय उत्तर ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों 139वां। दक्कन ट्रेप किसके कारण बना था? दक्कन ट्रेप का जो क्षेत्र है किसके कारण बना था? साथ इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से ये बना था। अगला प्रश्न है साथियों सममंडल में अधिकांशतः शामिल है, तो सममंडल में क्या शामिल है साथियों? तो वहाँ पर समताप मंडल, मध्य मंडल और सोम मंडल। सबसे पहले सोम मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। तो साथियों ये तीनों मंडल सममंडल में आते हैं। उसके बाद 141वां। पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है? तो साथियों ये पहुंचती है 51% सौर ऊर्जा पहुंच जाती है। 142वां। इनमें से वर्षण के अंतर्गत कौन सा आता है? तो सही कोटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ABCD तीनों सही है। फुहार, हिमवर्षा, वर्षा और तोहिन ये सब वर्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 143वां। इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो साथियों इसके अंदर जो लेब्राडोर जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। तो साथियों ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा से 2 प्रश्न हर बार पेपर में आते हैं, तो इन्हें विशेष रूप से देखना है। 144वां है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी और चौड़ी होती है? तो साथियों सबसे लंबी और चौड़ी होती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। आगे बढ़ते हैं साथियों 145वां। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर अगर अपन चलेंगे तो सबसे पहले इलायची की पहाड़ियाँ आएगी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आएगी, फिर पालघाट आएगा, फिर आएगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये चलती है दक्षिण से उत्तर की ओर। सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद अगला 146वां। किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त की जाती है? तो साथियों किससे प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट प्राप्त करता है साथियों अधिकतम वर्षा। अगला प्रश्न है 147वां। प्रसिद्ध गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? साथ ही ये बनाया जाता है शरावती नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है 148वां। निम्न में से कौन सी मृदा लो ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, किंतु भारी विलाक्षण के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सूती वस्त्र केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है कानपुर, और राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है साथियों भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है? तो साथियों ये जो मालखेत की पहाड़ियाँ हैं ये हैं सीकर जिले में। तो साथियों ये था आज का पेपर जो आरपीएससी द्वारा अंतिम बार सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का प्रश्न संस्कृत विभाग द्वारा लिया गया था, और इसी प्रकार आरपीएससी द्वारा जितने भी सामाजिक के प्रश्न पत्र अब तक ले लिए गए हैं उनकी ऑथेंटिक आंसर की द्वारा वीडियो सॉल्यूशन आपको बताई जाएगी। और उसके बाद में साथियों अपन लोक प्रशासन से ही सामाजिक विज्ञान द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी शुरू करेंगे। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साथियों के पास में भेजें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सामाजिक विज्ञान द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर पाए। साथियों आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।